ये कहानी है फेरा की, जो एक जादुई दुनिया में पहुंच जाती है, जहाँ परियां रहती है। परियों की वंडरलैंड वाली परियां नहीं है। ये ऐसी परियां हैं जिन्हें इंसानों को टॉर्चर करना और उन्हें गुलाम बनाना पसंद है। और उस दुनिया में फेरा के साथ क्या होता है, ये हम इस कहानी में जानेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं इस चैनल पर अलग अलग बुक्स के ड्रामास एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और हम शुरुआत करने वाले हैं द कोर्ट ऑफ थॉर्न्स एंड रोजेस से, जो कि लिखी गई है सारा मास द्वारा, जो कि काफ़ी फेमस फिक्शनल राइटर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है जंगल से, जहाँ हमारी प्रोटैगनिस्ट, या जिसे हम हमारी हीरोइन भी कह सकते हैं, वो इस वक्त शिकार कर रही है, क्योंकि घर पे उसकी फैमिली भूखी बैठी है। और इस वक्त बहुत ही खतरनाक सर्दियाँ चल रही है और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। और ये एक पाइन फॉरेस्ट है, यानी जिसे हम देवदार का जंगल भी कह सकते हैं। और ये काफ़ी बड़ा जंगल है। ये जंगल फिरा के गांव के पास ही है, जहाँ फिरा अपने फैमिली के साथ एक झोपड़ी में रहती है। इस जंगल में खतरनाक एनिमल्स भी रहते हैं, और इसी जंगल में प्रिंथियन की बॉर्डर भी है। प्रिंथियन एक फेरी लैंड है, जिसे हम परियों का देश भी कह सकते हैं। और फेरा इस वक्त जंगल के काफ़ी अंदर आ चुकी है। कल ही उनका पूरा खाना खत्म हो चुका है, इसीलिए फेरा को आज घर पे कुछ ना कुछ लेके जाना ही पड़ेगा। सर्दियों में शिकार करना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि सर्दियों में विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिसके कारण फेरा ज़्यादा दूर तक देख भी नहीं पाती है। और जंगल के जो एनिमल्स हैं वो जंगल के और भी भीतर चले जाते हैं, इसीलिए उन्हें ढूंढने के लिए जंगल के काफ़ी अंदर जाना पड़ता है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। और कुछ ही घंटों में अंधेरा होने वाला है, इसीलिए फेरा को जल्दी करना पड़ेगा। अब फेरा एक झरने के पास एक पेड़ की डाली पर बैठ जाती है, ताकि अगर कोई एनिमल वहाँ पानी पीने आता है तो वो उसकी शिकार कर लेगी। और वो वहाँ बैठे बैठे सपने देखने लगती है कि उसकी दोनों बहनों की शादी हो चुकी है, और घर में सिर्फ वो और उसके पापा है। और वो आराम से अपनी पेंटिंग्स पर ध्यान दे रही है, और उनके पास ज़रूरत के हिसाब से खाना भी है और पैसे भी। और वो जल्द ही इन सपनों से बाहर आ जाती है, क्योंकि ये सब सपने पूरे होने में अभी काफ़ी टाइम है। और तभी फेरा को कुछ हलचल महसूस होती है, और वो देखती है कि उसके आगे एक हिरन खड़ी है। इसे देखते ही फेरा सोचती है कि आज अगर मैंने इसकी शिकार कर ली तो मेरे फैमिली की एक हफ्ते तक की खाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और उसके मुंह में तभी पानी आने लगता है। वो हिरन एक पेड़ की डाली खा रहा होता है, और इस वक्त फेरा के पास शिकार करने के लिए बो एंड एरो, यानी धनुष और बाण है। वो जैसे ही उस हिरन को शूट करने वाली होती है, तभी उसे उस हिरन के साइड में ही दो चमकीली आंखें दिखाई दे रही होती है। वो आंखें होती है एक भेड़िए की। उसे देखकर फेरा बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि ये भेड़िया कोई नॉर्मल भेड़िया नहीं है। ये भेड़िया नॉर्मल भेड़िए से बहुत ज़्यादा बड़ा है, और वो बहुत ही धीरे से, बिना कोई आवाज़ करे, उस हिरन की तरफ बढ़ रहा होता है। उसे देखकर फेरा सोचती है कि ये ज़रूर एक फेरी है, क्योंकि वो नॉर्मल भेड़िए से बहुत ही ज़्यादा शातिर लग रहा था। फेरा वहाँ से भागने का सोचती है, पर उसे लगता है कि अगर ये सच में एक फेरी है तो मैं इससे तो बच नहीं पाऊंगी, और ये शायद गांव में जाकर और भी लोगों को मार डालेगा। इसीलिए आज मुझे इसे यही मारना पड़ेगा। भले ही ये एक फेरी है और इसका साइज बहुत बड़ा है, लेकिन है तो ये एक एनिमल ही। फेरा ने फेरीज को कभी देखा नहीं है, लेकिन गांव वालों से कहानियां ज़रूर सुनी है। तो इस वक्त फेरा को फेरीज के बारे में तीन चीज़ें पता है। पहली, फेरीज झूठ नहीं बोल सकती। दूसरी, वो आयरन यानी लोहे से डरती है। और तीसरी, फेरिस तो अमर होती है, लेकिन अगर उन्हें मारना ही है तो उन्हें ऐशवुड के लकड़ी से मारा जा सकता है। फेरा के पास इस वक्त एक चाकू, तीन बाण और एक धनुष है, और उन तीन बाणों में से एक बाण ऐशवुड के लकड़ी से बना है। फेरा उस ऐशवुड के बाण को एम करती है, और जैसे ही वो भेड़िया उस हिरन पर झड़प मारता है, वैसे ही फेरा उसे शूट कर देती है, और वो नीचे गिर जाता है। और उसकी झड़प से वो हिरन भी वहीं मर जाता है। फेरा उसे देखने के लिए पेड़ से नीचे उतरकर उसके पास जाती है। फेरा देखती है कि वो फाइट बैक करने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, पर वो जिंदा है। तो फेरा उसके आंखों में एक एरो शूट कर देती है, और वो सिल्वर कलर का भेड़िया वही मर जाता है। तो अब फेरा के पास दो शिकार है, एक भेड़िया और दूसरी वो हिरन। पर
फेरा उन दोनों को अकेले उठा नहीं सकती है, इसीलिए वो तय करती है कि वो हिरण को अपने कंधों पर उठाकर ले जाएगी और उस भेड़िए की स्किन चाकू के मदद से निकालकर उसे बेचने के लिए अपने साथ ले जाएगी। फेरा को इस वक्त बहुत ही गिल्टी फील हो रहा होता है, क्योंकि वो उन दोनों को मारना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी, इसलिए मारना पड़ता है। अभी काफी अंधेरा हो चुका है और फेरा उस हिरण को अपने कंधों पर उठा लेती है और वो उस भेड़िए की स्किन को अपने साथ लेकर घर की तरफ निकल पड़ती है। अब हमें फेरा के फैमिली के बारे में पता चलता है। उसकी फैमिली में 4 लोग हैं। उसके पापा और उसकी 2 बड़ी बहनें और फेरा। और फेरा की माँ करीब 10 साल पहले मर चुकी है, क्योंकि वो बीमार पड़ गई थी। और देखा जाए तो वो फेरा और उसके बहनों की तरफ ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती थी। उनको सिर्फ पार्टीज करना और पार्टीज देना बहुत पसंद था। तो आप कहोगे कि फेरा और उसकी फैमिली तो बहुत गरीब है, तो कैसी पार्टीज? तो हमें और एक बात पता चलती है कि जब फेरा छोटी थी तब उसकी फैमिली काफ़ी अमीर हुआ करती थी। उसके पापा कुछ बिजनेस किया करते थे, पर कुछ हो जाता है और उनका पूरा बिजनेस घाटे में चला जाता है। और इसी वजह से उसके पापा उनका कर्जा भी नहीं चुका पाते हैं, और इसीलिए उन्होंने जिन लोगों से वो कर्जा लिया था वो लोग आकर उनको बहुत पीटते हैं और फेरा के आंखों के सामने उसके पापा का पैर तोड़ देते हैं, यानी फ्रैक्चर कर देते हैं। और इसी वजह से वो सिर्फ काठी की सपोर्ट से ही चल पाते हैं, और इसी वजह से वो कोई काम भी नहीं कर पाते, और शायद वो कोई काम करना भी नहीं चाहते हैं। और फेरा की जो 2 बड़ी बहनें हैं उनमें सबसे बड़ी है नेस्टा, जो कि फेरा से 3 साल बड़ी है और वो थोड़ी बदतमीज और रूड टाइप की है। और उसके बाद है एलिन, जो कि फेरा से 1-2 साल बड़ी होगी। वो बड़ी ही भोली सी, सीधी सादी सी और नर्म दिल लड़की है, जिसे फूल उगाना पसंद है। फेरा का घर एक, हम उसे झोपड़ी बोल सकते हैं, जो लकड़ी से बनी है और वो ज़्यादा मजबूत भी नहीं है। और उसी छोटी सी झोपड़ी में उनकी एक चिमनी है जहाँ आग जलती है उन सबको सर्दी से बचाने के लिए, और एक टेबल है जहाँ वो खाना वगैरह खाते हैं। और उसी झोपड़ी में एक उनके पुराने घर वाला एक आलीशान बेड है, और उसके ही साइड में उन तीनों का एक ड्रॉवर है जिस पर फेरा ने ड्राइंग्स बनाई है। और ये वही बेड है जिस पर फेरा की माँ ने अपनी आखिरी सांसें ली है, और फेरा से प्रॉमिस लिया कि कुछ भी हो जाए फेरा इन सब का साथ नहीं छोड़ेगी और सब फैमिली को एक साथ रखेगी और उनका ख्याल भी रखेगी। पता नहीं फेरा की माँ ने सिर्फ फेरा से ही ऐसा प्रॉमिस क्यों लिया। एनीवे, तो जब फेरा घर पर आती है और उनके झोपड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है, तभी उसे एलिन देख लेती है और वो खड़ी हो जाती है और उसे बोलती है कि फेरा, तुम्हें ये कहाँ से मिला? तो फेरा उस हिरन को टेबल पर धड़ से रख देती है और एलिन को बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कहाँ मिला होगा? नेस्टा और उसके पापा आग के पास हाथ सेक रहे होते हैं। और हाँ, नेस्टा अपने पापा को पूरी तरीके से इग्नोर करती है, उनसे बात भी नहीं करती है, और वो घर में रहते हैं इस बात को वो पूरी तरीके से इग्नोर करती है, क्योंकि शायद उसे लगता है कि उसके पापा उनकी जो हालत है उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे हैं, और वो सिर्फ ऐसे ही बातें करते रहते हैं कि हम हमारी पूरी प्रॉपर्टी वापस ले लेंगे और हम फिर से अमीर हो जाएंगे वगैरह वगैरह। फिर एलीन फेरा को बोलती है कि तुम्हें इसे साफ करने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि शायद उसे बहुत भूख लगी थी, क्योंकि घर के सारे काम भी फेरा ही करती थी। शायद एलिन के दिमाग में ये कभी नहीं आया कि वो फेरा को हेल्प कर सकती है, शायद वो भी काम कर सकती है। एलिन हर चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट थी, और नेस्टा ये सब काम करती भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत नाजों से और अमीरी में पली बड़ी है, इसीलिए फेरा को ये सारे काम मजबूरी में सीखने पड़े। फिर फेरा के पापा फेरा से कहते हैं, फेरा तुम्हारा लक आज बहुत अच्छा था, आज तुम्हें कितनी सारी चीज़ें मिली है। फेरा के अंदर इस वक्त थोड़ी भी एनर्जी नहीं बची है, फिर भी वो उन सबको कहती है कि इसमें का आधा मीट यानी आधा मांस हम इस हफ्ते खाएंगे और बाकी का आधा अगले हफ्ते। फिर वो उस भेड़िए की स्किन को टेबल पर रख देती है और बोलती है कि मैं कल मार्केट में जाके देखती हूँ कि इस भेड़िए की खाल का कितना पैसा मिलता है। तभी एलिन बोलती है, मुझे नया कोट खरीदना है, और नेस्टा बोलती है मुझे नए जूते चाहिए। और फिर आपकी नज़र नेस्टा के नए जूतों पर जाती है जो कि दरवाजे के पास होते हैं, और वो जूते फेरा के जूतों से काफ़ी नए होते हैं। फेरा के जूते अब फेरा को छोटे पड़ रहे हैं और वो काफ़ी फट भी गए हैं, और वैसे भी नेस्टा घर से ज़्यादा बाहर जाती भी नहीं है और फेरा को तो शिकार करने जाना पड़ता है। तभी एलिन बोलती है कि मेरा कोट बहुत फट गया है, अगर मैंने इस साल भी वही कोट पहना तो मैं ठंड से मर जाऊंगी, प्लीज़ फेरा। और तभी फेरा के पापा उस भेड़िए की स्किन को देख रहे होते हैं,
और वो बोलते हैं कि फेरा, तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? तो फेरा बोलती है, मुझे लेना पड़ा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। और वो मन में ही सोच रही होती है कि अगर आप कोई काम कर लेते तो मुझे ये रिस्क लेना नहीं पड़ता। उसके पापा चुप हो जाते हैं। फिर नेस्टा फेरा को बोलती है कि फेरा, तुमसे बदबू आ रही है, जाके नहा लो प्लीज़, ऐसे गवारों के जैसे रहना बंद करो। तो फेरा नेस्टा को बोलती है कि मेरे लिए थोड़ा सा गर्म पानी कर दो प्लीज़, और आग में थोड़ी और लकड़ी डाल दो। तभी फेरा की नज़र लकड़ी पर जाती है, तो वहाँ थोड़ी सी लकड़ी बची है। तो वो नेस्टा को बोलती है कि तुम तो लकड़ी काट के रखने वाली थी ना, तुमने लकड़ी क्यों नहीं काटी? तो वो फेरा को बोलती है कि लकड़ी काटने से मेरे हाथ रफ हो जाते हैं और मेरे नाखून भी टूट जाते हैं। वैसे भी फेरा, तुम ही क्यों नहीं लकड़ी काट लेती? तुम ये काम जल्दी भी कर लोगी और तुम्हारे हाथ भी ऑलरेडी रफ है। फेरा को बहुत गुस्सा आ जाता है। फेरा उसे बोलती है, प्लीज़ कल सुबह जल्दी उठना और लकड़ी काट के रख देना, वरना मैं सबको ठंडा नाश्ता दूंगी। फिर फेरा सबके लिए खाना बनाती है और वो खाना खा के ऐसे ही बैठे होते हैं। तो एलिन और नेस्टा बातें कर रहे होते हैं। नेस्टा एलिन को बोल रही होती है कि वो मुझे जल्द ही प्रपोज करने वाला है और फिर मैं उसे हाँ कर दूंगी और उससे शादी करके यहाँ से चली जाऊंगी। तो फेरा उससे बोलती है कि क्या तुम थॉमस मैंड्रे की बात कर रही हो? तो वो बोलती है, हाँ क्यों, तुम्हें कोई तकलीफ? तो फेरा बोलती है कि नहीं, पर उससे शादी मत करना प्लीज़, उनके हालात भी हमसे कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, और वैसे भी हम अभी डाउरी देना यानी कि दहेज देना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो नेस्टा बोलती है कि मुझे तो लगा था कि तुम बस हम दोनों की शादी करवाना चाहती हो, ताकि घर में बस तुम और पापा रहे और तुम अपनी पेंटिंग्स पर ध्यान दे सको, क्योंकि फेरा को पेंटिंग्स करना पसंद होता है। तो फेरा उसे बोलती है कि जिस दिन तुम किसी अच्छे इंसान से शादी करने के लिए कहोगी ना, उस दिन मैं खुशी खुशी तुम्हारी शादी करवा दूंगी। नेस्टा बोलती है, पर हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। फेरा बोलती है, प्यार भूखे पेट नहीं भर पाता, और पापा आप इसे कुछ क्यों नहीं कहते? तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा, अगर वो एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, और हमें जितनी खाने की और पानी की ज़रूरत होती है ना, उतनी ही उम्मीद की भी ज़रूरत होती है। अगर उसे ये सब सपने देख कर थोड़ी सी उम्मीद मिलती है तो उसे सपने देखने दो। फिर वो सब सोने चले जाते हैं। और हाँ, इस आर्ग्यूमेंट के बीच में हमें और एक चीज़ पता चलती है कि फेरा का एक बॉयफ्रेंड भी है जिसका नाम है आइजैक, और वो किसी और लड़की से अरेंज मैरिज कर रहा है। पर फेरा और उस आइजैक में ना कुछ प्यार वगैरह नहीं है, वो बस ऐसे ही एक डिस्ट्रैक्शन है फेरा का, ये बाकी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। दूसरे दिन फेरा अपना सारा काम निपटा कर मार्केट जाने के लिए रेडी होती है। तभी उसे एलिन और नेस्टा देख लेते हैं और वो दोनों भी फेरा के साथ मार्केट निकल पड़ते हैं। और इन तीनों के लिए मार्केट जाना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि मार्केट में अलग अलग खाने की चीज़ें बिक रही होती है और ये तीनों वो चीज़ें ले नहीं सकती हैं क्योंकि इनके पास हमेशा पैसे नहीं होते हैं। जैसे ही फेरा, एलिन और नेस्टा मार्केट पहुंचते हैं, वहाँ उन्हें चिल्ड्रन ऑफ ब्लेस्ड मिल जाते हैं। ये एक ऐसे लोग हैं जो फेरीज को अपना भगवान मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं, और बाकी लोग उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो फेरीज की पूजा करते हैं, और बाकी सारे लोग फेरीज को बहुत ही हेट करते हैं। तो उनमें से एक औरत इन तीनों के सामने आ जाती है और इनको बोलती है, क्या तुम लोगों के पास थोड़ा सा टाइम है? फेरा बोलती है, नहीं हमारे पास कोई टाइम नहीं है। वो बोलती है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो नेस्टा उसे बोलती है, तुम्हें सुनाई नहीं देता, हमारे पास तुम्हारे लिए कोई भी टाइम नहीं है। और तुम मेरे हाथ में ये आयरन का ब्रेसलेट देख रही हो, तुम्हें पता है हमने ये किस लिए पहना है? और तुम्हें भी यही आयरन का ब्रेसलेट पहनना चाहिए, ताकि कोई भी फेरी तुम्हारे आसपास ना आ सके, और ना कि ये सिल्वर की ज्वेलरी जो तुमने पहनी है उन फेरीज को खुश करने के लिए। तो बेसिकली वो लोग इन लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर वो नाकाम हो जाते हैं। फिर ये तीनों मार्केट स्क्वायर में आ जाते हैं जो कि मेन मार्केट है। वहाँ अब फेरा के पास तीन ऑप्शन है जिनके पास फेरा ये भेड़िए की स्किन बेच सकती है। दो तो उसके गांव के ही दुकानदार हैं, लेकिन एक उसे नई मर्सनरी वुमेन वहाँ दिखाई देती है। मर्सनरी वुमेन यानी एक ऐसी औरत जो आपसे कीमती सामान खरीदती है। तो फेरा उसके पास चली जाती है, लेकिन फेरा को उसके पास जाने से भी डर लग रहा होता है क्योंकि वो काफ़ी डरावनी होती है। उसके पास हथियार भी होते हैं, पर फेरा डरते डरते उसके पास चली जाती है और उसे उस भेड़िए की स्किन दिखाती है। वो औरत फेरा को बोलती है, क्या तुमने ये कहीं से चोरी किया है? तो फेरा बोलती है, इसका मैंने खुद शिकार किया है। तो वो मर्सनरी उस भेड़िए की स्किन की तरफ देखकर बोलती है कि तुम साइज़ के बारे में सच कह रही थी, ये तो सच में काफ़ी बड़ा है, पर मुझे नहीं लगता कि ये एक फेरी होगी।
और वो औरत अपनी कीमत बताती है, जिसे सुनकर फेरा काफ़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि जितना फेरा ने सोचा था उससे कई ज़्यादा पैसे देने को वो मर्सनरी वुमन तैयार थी। फेरा बोलती है, मुझे भीख नहीं चाहिए, उस भेड़िए की स्किन के जितने भी पैसे होते हैं आप उतने ही मुझे दीजिए। तो वो औरत फेरा को बोलती है कि मेरे लिए भी काफ़ी टाइम पहले किसी ने ऐसे ही किया था, तो मैं सोचूंगी कि मैंने उनका कर्जा उतार दिया। वो औरत फेरा के हाथों में पैसे रख देती है और ये सब नेस्टा और एलिन दूर से देख रहे होते हैं। फेरा उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से निकलने ही वाली होती है, तो वो औरत फेरा को बोलती है, तुम भी एक शिकारी हो और मैं भी एक शिकारी हूँ, पर जितने अंदर तुम जंगल के कल गई थी ना, उतने अंदर कभी मत जाना। मैंने सुना है कि बॉर्डर के उस पार से कुछ चीज़ें इस पार आ रही है, तो संभल के रहना। और वो औरत फेरा को मैट्रैक्स के बारे में बताती है, जो कि फेरीलैंड यानी प्रिंथियन का एक एनिमल है, और लोग ऐसा कह रहे हैं कि वो मैट्रैक्स हमारी दुनिया में आ चुका है। और अभी तो सिर्फ मैट्रैक्स आया है, अगर किसी दिन हाईफे या फिर अगर कोई हाई लॉर्ड हमारी तरफ आ गया तो वो इतने पावरफुल होते हैं कि मैट्रैक्स भी उनके सामने एक कुत्ते की तरह होगा। फेरा नेस्टा और एलिन के पास आ जाती है और उन दोनों को शॉपिंग करने के लिए थोड़े थोड़े पैसे दे देती है। फिर शाम को वो सब लोग साथ में खाना खाकर ऐसे ही बैठे होते हैं और नेस्टा और एलिन की थॉमस मैनरे यानी कि जो नेस्टा का बॉयफ्रेंड है उसके बारे में बातें चल रही होती है। फेरा उनको कुछ कहने ही वाली होती है, तभी कोई उनके झोपड़ी का दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खोल देता है और वो बोलता है, मर्डरर्स मर्डरर्स, बताओ किसने मारा है मेरे दोस्त को। तो वो सब देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर उनके घर में आ चुका है। वो एक घोड़े के साइज़ का है, उसका सर एक लोमड़ी जैसा है और उसके बहुत ही नुकीले दांत भी है और वो बोल भी सकता है। वो एक गोल्डन कलर का मॉन्स्टर है। वो लोग समझ जाते हैं कि उनके घर में एक फेरी आई है। फेरा के पापा उस मॉन्स्टर से कहते हैं कि सर, हमने किसी को नहीं मारा, और अगर मारा है तो अनजाने में हुआ होगा। नेस्टा बोलती है, हमने किसी का खून नहीं किया, और फेरा उसे घर से बाहर निकलने के लिए कहती है। वो कहती है, जाओ और फिर यहाँ कभी मत आना। तो वो मॉन्स्टर फेरा पर जोर से घुर्राता है और उनकी पूरी झोपड़ी हिल जाती है और बोलता है, बताओ किसने मारा उसे। तो फेरा बोलती है कि मारा किसे। तो वो मॉन्स्टर बोलता है, उस भेड़िए को किसने मारा। फेरा बोलती है, भेड़िया। तो मॉन्स्टर बोलता है कि हाँ, वो वाइट कलर का भेड़िया। तो फेरा बोलती है कि और अगर मैंने उसे गलती से मार दिया हो तो क्या पेमेंट देना होगा। तो वो मॉन्स्टर बोलता है, वही पेमेंट देना होगा जो दोनों देशों के समझौते में लिखा है। फेरा बोलती है, एक भेड़िए के लिए। तो वो बोलता है कि हाँ, पर बताओ किसने मारा है उसे। तो फेरा बोलती है कि मैंने मारा है। वो मॉन्स्टर फेरा को कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो इन सब को बचाने के लिए, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि ये इतनी सी बारीक सी लड़की इतने बड़े भेड़िए को कैसे मार सकती है। एलिन बोलती है कि हमने किसी को नहीं मारा, हमें बख्श दो प्लीज़। फेरा उसे बोलती है कि मैंने मारा है उसे और मैंने उसकी स्किन मार्केट में ले जाकर बेची है। अगर मुझे पता होता कि वो एक फेरी है तो मैं उसे कभी नहीं मारती। तो मॉन्स्टर बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो, अगर तुम्हें पता होता कि वो एक फेरी है तो तुम्हें उसे मारने में और भी मजा आता। फेरा बोलती है, सही कहा। वो मॉन्स्टर बोलता है कि क्या उसने तुम्हें उसे मारने के लिए मजबूर किया, क्या उसने तुम पर अटैक किया। फेरा कहती है, नहीं, पर तुम लोग जो हम इंसानों के साथ करते हो उसे देखते हुए अगर मैंने उसे मारा है तो मैंने कुछ गलत नहीं किया। इस वक्त फेरा हाथ में चाकू लेके अपने फैमिली के सामने खड़ी है, उस मॉन्स्टर से उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो अपना चाकू आगे करके उस मॉन्स्टर से कहती है कि बताओ तुम्हारी भेड़िए की मुझे कितनी कीमत देनी होगी। वो भेड़िया बोलता है कि जान के बदले जान, लाइफ फॉर लाइफ। फेरा उसे कहती है कि मुझे इस समझौते के बारे में कुछ नहीं पता था। वो मॉन्स्टर बोलता है कि तुम इंसानों ने इस समझौते को जानबूझकर भुला दिया है, इसीलिए तुम्हें सज़ा देने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो फेरा उसे बोलती है कि यहाँ नहीं, बाहर चलो प्लीज़, क्योंकि फेरा सोचती है कि ऐसा ना हो कि वो मॉन्स्टर उसे वही मार दे और फिर उसके फैमिली को उसका ही खुद का खून साफ करना पड़े। वो मॉन्स्टर बोलता है कि अरे, तुमने तो बहुत जल्दी हार मान ली, और अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे तुम्हें कहाँ मारना है। चलो, इसी बात पे मैं तुम्हें एक और सीक्रेट बता देता हूँ कि मुझे चांद के बदले चांद चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम्हें मारना ही पड़े। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पहला, मैं तुम्हें यही इसी वक्त मार देता हूँ, और दूसरा, तुम मेरे साथ प्रिंथियन चलो, वहाँ अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारो। चॉइस तुम्हारी है। फेरा बोलती है, क्या, प्रिंथियन चलूँ। तो उसके पापा बोलते हैं कि फेरा, उसके साथ प्रिंथियन चली जाओ। फेरा अपने पापा की तरफ देखती भी नहीं है और उस मॉन्स्टर को बोलती है कि क्या, प्रिंथियन चलूँ।
प्रिंथियन में एक एक कदम मेरे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। मॉन्स्टर बोलता है कि मेरे पास ज़मीनें हैं, मैं तुम्हें वहाँ रहने की परमिशन दिलवा दूंगा। फेरा बोलती है कोई ज़रूरत नहीं है, मुझ पे ये दया दिखाना बंद करो। वो मॉन्स्टर बोलता है कि मैं तो भूल ही गया था, तुम इंसान कितने पागल हो, तुम लोगों को दया भी समझ नहीं आती है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, पहला मैं तुम्हें यही मार देता हूँ, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ, और दूसरा तुम मेरे साथ चलो, चॉइस तुम्हारी है। फेरा के पापा आगे आ जाते हैं और उस मॉन्स्टर से कहते हैं कि सर ये मेरी सबसे छोटी बच्ची है, प्लीज़ इसे जाने दीजिए, मैं आपको सोना ला कर दे सकता हूँ। पर इन सबको पता है कि उनके पास कोई सोना नहीं है, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है और उनके पापा कहाँ से उन्हें सोना ला कर देंगे। वो मॉन्स्टर बोलता है कि अच्छा चलो देखते हैं तुम अपनी बेटी की जान की कितनी कीमत लगाते हो। तो उसके पापा चुप हो जाते हैं और बहुत ही सैड हो जाते हैं। तो फेरा उस मॉन्स्टर से कहती है कब निकलना है। तो वो मॉन्स्टर बोलता है अभी इस वक्त। तो फेरा अपना सामान अपने कपड़े बांधने लगती है और वो उसके पापा से कहती है कि पापा मैंने जो कल शिकार लाया था वो आपको कुछ दिनों तक चल जाएगा। और फेरा उन्हें जंगल में एक जगह बताती है जहाँ वो सर्दियाँ खत्म होने के बाद खरगोश पकड़ सकते हैं उनके खाने के लिए। और वो कहती है कि मैंने ड्रेसर पे कुछ पैसे रख दिए हैं, अगर आप ध्यान से खर्च करेंगे तो वो आपको काफ़ी दिन तक चल जाएंगे। और मैंने आइजैक को खरगोश पकड़ने के लिए ट्रैप बनाना सिखाया था, आप उससे सीख लीजिए। फेरा के पापा बहुत सैड हो जाते हैं और शायद रोने भी लग जाते हैं। फिर फेरा नेस्टा को कहती है कि कुछ भी हो जाए थॉमस मैंडे से शादी मत करना। उसके पापा उसके माँ को उन सब के सामने पीटते हैं लेकिन वो और उसके भाई कुछ भी नहीं कहते। गरीबी छुपाने से ज़्यादा जख्म छुपाना मुश्किल होता है। फेरा के पापा फेरा से कहते हैं कि फेरा तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, अगर कभी ये लोग तुम्हें आज़ाद कर देते हैं तो यहाँ वापस मत आना, कहीं और जाना और अपने लिए नाम कमाना। फिर फेरा और वो मॉन्स्टर वहाँ से चले जाते हैं और जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। ये वही जंगल है जहाँ फेरा शिकार करने आई थी। वो दोनों अभी जंगल के काफ़ी अंदर आ चुके हैं और इस वक्त बहुत ही अंधेरा है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और बहुत ठंड भी है। तभी फेरा को वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत घोड़ा दिखाई देता है जो कि इस मॉन्स्टर का होता है। मॉन्स्टर फेरा को हाथ से इशारा करके घोड़े पर बैठने के लिए कहता है और फेरा घोड़े पर बैठ जाती है और वो मॉन्स्टर आगे आगे चल रहा होता है और घोड़ा उसे फॉलो कर रहा होता है। फेरा को बहुत ठंड लग रही है लेकिन उस घोड़े की बॉडी की गर्मी की वजह से उसे थोड़ी सी राहत मिल रही है। अब वो तीनों नॉर्थ की तरफ यानी उत्तर दिशा में, जहाँ उसी जंगल में प्रिंथियन की बॉर्डर है, उस तरफ निकल पड़ते हैं। इस वक्त फेरा के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे होते हैं। उसने कहा है तुम वहाँ अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हो, मतलब वो मुझे मारेगा तो नहीं, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि ज़िंदगी कैसी होगी, बुरी या बहुत बुरी। समझौते के हिसाब से ये लोग इंसानों को गुलाम तो नहीं बना सकते, लेकिन मैंने एक फेरी को मारा है तो शायद मुझे गुलाम भी बना सकते हैं। और जब मैं वो प्रिंथियन की इनविजिबल बॉर्डर क्रॉस कर लूँगी तो शायद मेरी फैमिली मुझे ढूंढ भी नहीं पाएगी। और अगर वो बॉर्डर क्रॉस करके प्रिंथियन में आ गए तो ये फेरीज किसी भेड़िए की तरह उनका शिकार कर लेगी। भेड़िए से उसे याद आता है कि उसने एक फेरी का खून किया है और उसे इस बात का बहुत बुरा लग रहा होता है। अब चलते चलते वो उस मॉन्स्टर का ऑब्जर्वेशन करने लगती है कि शायद मुझे इसकी कोई वीकनेस पता चल जाए और मैं उसे झांसा देकर यहाँ से घर भाग जाऊँ, क्योंकि मेरी फैमिली मेरे बिना भूखी मर जाएगी। उसने कहा है मेरे पास ज़मीनें हैं। किस तरीके की ज़मीनें, वहाँ का माहौल कैसा होगा, वहाँ का मौसम कैसा होगा। मुझे इतना तो पता है कि हमारे कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ वाला पार्ट है यानी जो उत्तर वाला हिस्सा है वहाँ फेरीज रूल करती है, जो कि कॉन्टिनेंट का अबाउट 90% हिस्सा है। वहाँ फेरीज के अलग अलग देश है, कहीं राजा देश चला रहा है तो कहीं रानी चला रही है। और फिर आता है प्रिंथियन जैसा देश, जहाँ उस देश को 7 हिस्सों में बांटा गया है और वहाँ 7 हाई लॉर्ड्स रूल करते हैं, जिसे हम वहाँ के राजा तो नहीं कह सकते लेकिन गवर्नर कह सकते हैं। और ये हाई लॉर्ड्स इतने पावरफुल होते हैं कि वो एक सेकंड में किसी भी बिल्डिंग को धूल बना देंगे और कितनी भी बड़ी आर्मी हो उस आर्मी को एक सेकंड में वो ख़त्म कर सकते हैं। जाते जाते फेरा उस मॉन्स्टर से बात करने की कोशिश करती है। तुम किस तरीके की फेरी हो? कोई जवाब नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? उसे तुम्हें क्या करना है इंसान की बच्ची? फेरा उसे फिर से पूछने की कोशिश करती है पर चुप हो जाती है। उसे लगता है कि मैं मौका मिलते ही यहाँ से भाग जाऊंगी। वो ऐशवुड का जो बाण फेरा के पास था वो तो उस मॉन्स्टर ने चला दिया है, लेकिन फेरा के पास चाकू है। तभी अचानक से फेरा को ऐसे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा थक गई है और उसे बहुत ज़्यादा नींद आ जाती है और वो घोड़े पर बैठे बैठे ही सो जाती है। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2 एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।